नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हम अभी कंप्यूटर का जो सीरीज़ है वो लेके आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, और मेमोरी से हम पूरा संपूर्ण ज्ञान, मेमोरी से संबंधित जितने भी सिलेबस है उसको हम सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो में पूरा करने जा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों वीडियो आज आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कि आप जान रहे हैं, कंप्यूटर आपकी आने वाले एग्ज़ाम छात्रावास अधीक्षक और पटवारी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का टॉपिक भी उससे ही रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो बने रही वीडियो के अंत तक, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं हम पार्ट 1 पर, मेमोरी के पार्ट 1 पर। मेमोरी क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। मेमोरी में, कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी मतलब हम कोई भी जो डाटा है उसको हम क्या करते हैं, एकत्रित करने के लिए, जैसे कोई एक जगह इकट्ठा करने के लिए, ताकि हम उसको भविष्य में यूज़ कर सके, उसके लिए किया जाता है मेमोरी का यूज़। ठीक है, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जा सके। अब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं या कभी भी हमको भविष्य में उसका ज़रूरत पड़े तो हम आवश्यकता अनुसार उसे क्या कर सकते हैं, उपयोग में लाया जा सके। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जो मेमोरी है उसका प्रयोग जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं उसको प्रोसेसिंग कर लिए, प्रोसेसिंग के बाद हमको जो परिणाम मिला है उसको हम संग्रहित करेंगे भविष्य में उसका यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए भी वहाँ पे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर का अस्तित्व नहीं, ऐसा बोला जा सकता है। क्योंकि भाई हम कोई वर्क कर रहे हैं और हमको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, तो फिर वो काम क्या होगा, कोई मतलब का नहीं होगा। तो मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कंप्यूटर के लिए। जैसे हम कोई वर्क कर रहे हैं, है ना, जैसे किसान क्या करता है, अपना अनाज उगाता है खेत पर, लेकिन जब अनाज उगाने के बाद क्या करेगा, वो उसको स्टोर करने के लिए भी तो जगह होना चाहिए उसके पास। अगर उसके पास जगह नहीं हो तो रखेगा कहाँ वो। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है। मेमोरी मतलब क्या होगा, उसको स्टोर करने का एक साधन है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वर्क हो रहा है उसको क्या करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे, वहाँ पे संग्रहित करेंगे। कंप्यूटर में सूचना तथा अनुदेशों को डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में जो भी सूचना होती है और अनुदेशों को किसमें करते हैं, डिजिटल डाटा के रूप में, मतलब एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या होता है, मेमोरी में वो सेव होते जाता है या स्टोर होते जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी का वर्गीकरण। तो हम मेमोरी में सिर्फ इतने ही टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेमोरी में हम सिर्फ इतने ही टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी का वर्गीकरण मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसी टॉपिक को करेंगे, तो इतने में ही हमारा पूरा मेमोरी का सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं मेमोरी का क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेमोरी, है ना। मेमोरी को हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। पहला क्या किया है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। पहला हमने क्या किया, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, और दूसरा हमने क्या बांटा है, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। याद रखिएगा, मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला भाग है प्राथमिक, या उसी को क्या बोल देते हैं, मुख्य मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को ही क्या बोला जाता है, मुख्य मेमोरी, याद रखिएगा। और दूसरा भाग में क्या बांटे हैं, द्वितीयक मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी। ठीक है, इसी को प्राथमिक को प्राइमरी और मुख्य को मेन बोलेंगे, है ना, और द्वितीय को सेकेंडरी, और इसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको यह पता चल गया कि मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक मेमोरी और दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पहला क्या है, प्राथमिक मेमोरी, और दूसरा है सेकेंडरी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम पहले बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, प्राथमिक मेमोरी, है ना, फिर बाद में हम द्वितीयक मेमोरी को देखेंगे। तो प्राथमिक मेमोरी में देखिए, प्राथमिक मेमोरी को पहले तो क्या किया गया, 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, स्थायी, इसी को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, और दूसरा क्या दिया है, कैश, और तीसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अस्थायी। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी को 3 भागों में। पहला है स्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। ठीक है, उसके बाद स्थायी मेमोरी को फिर से 4 भागों में बांटा गया है। स्थायी मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला है रोम, उसके बाद है प्रोम,
फिर EEPROM और डबल EEPROM, ठीक है, याद रखिएगा। स्थायी मेमोरी को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है रोम, दूसरा है प्रोम, तीसरा है EEPROM और चौथा क्या है, डबल EEPROM या EEPROM बोल सकते हैं, ठीक है। ये हम किसका प्रकार पढ़े अभी, प्राथमिक मेमोरी में। प्राथमिक मेमोरी को 3 भागों में, स्थायी मेमोरी, कैश और उसके बाद अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी को 4 भागों में, रोम, प्रोम, EEPROM और क्या है, डबल EEPROM, ठीक है। अब यहाँ पे कैश का तो सिर्फ सिंगल ही है, कैश का कैसी बस पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अब उसके बाद क्या किया गया है, जो अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी को फिर से बांटा गया है। तो उसको अस्थायी मेमोरी को हम मानते हैं किसमें, रैम में। अस्थायी मेमोरी का क्या प्रकार हो जाएगा, रैम। अब इस रैम को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। रैम को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो पहला क्या है हमारे पास, डायनेमिक रैम और दूसरा क्या है, स्टैटिस्टिक्स रैम, ठीक है। डायनेमिक और स्टैटिस्टिक्स। डायनेमिक मतलब जो क्या होगा, डायनेमिक का मतलब समझते हो, जो क्या है, गतिज अवस्था में है, ठीक है। और स्टैटिस्टिक मतलब क्या हो, जो विरामावस्था में या जो रुका हुआ है। तो मेमोरी में कैसे होगा, इसको हम आगे अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक, इतना किसका भाग हो गया, इतना ही प्राथमिक मेमोरी का भाग हुआ। कितना किसका भाग हुआ, प्राथमिक मेमोरी का। तो हम आज पार्ट 1 अभी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, पूरा प्राथमिक मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके जस्ट बाद हम क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 करने जा रहे हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, द्वितीयक मेमोरी के भाग पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, द्वितीयक मेमोरी से संबंधित संपूर्ण ज्ञान के बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। प्राथमिक में और जो पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी से संबंधित जितने भी उसके टाइप्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हमने इसको 2 पार्ट में बांट के वीडियो बनाया है, ताकि आपको भी ज़्यादा समय न देना पड़े और वीडियो अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं द्वितीयक मेमोरी के पहले क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो प्राथमिक में तो मेरे ख्याल से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। द्वितीयक में चलते हैं। द्वितीयक मेमोरी को यहाँ पे फिर से क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला क्या दिया हमारे पास, क्रमानुसार मेमोरी और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। पहला क्या दिया है, क्रम अनुसार मेमोरी, इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। द्वितीयक मेमोरी को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रम अनुसार मेमोरी और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। अब आगे देखिए, क्रम अनुसार मेमोरी को फिर से बांटा गया है किसमें, एक भाग में बांटा गया, उसका है मैग्नेटिक टैप। क्या है उसका, मैग्नेटिक टैप। लेकिन डायरेक्ट मेमोरी को, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी है उसको फिर से क्या किया गया है, डायरेक्ट मेमोरी को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो पहला क्या है, चुंबकीय डिस्क, दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी को हमने कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद देखिए आगे, जो चुंबकीय डिस्क है उसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। चुंबकीय डिस्क को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, ठीक है। पहला क्या है हमारे पास, 1 मिनट, पहला क्या है, पहला में देखिए चुंबकीय डिस्क है ना। चुंबकीय डिस्क को फिर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है हार्ड डिस्क। पहला क्या है, फ्लॉपी डिस्क और दूसरा है हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे देखिए, इस हार्ड डिस्क को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जीप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। उसी प्रकार से जो ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑप्टिकल डिस्क को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला है ब्लू रे डिस्क, दूसरा है CD-ROM डिस्क और तीसरा है CDR, चौथा क्या है CDRW और पांचवा है DVD, ठीक है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस ओपन करिए, सिलेबस में जो दिया है मेमोरी संबंधित उतने टॉपिक की करिए पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको मेमोरी संबंधित पूरा ज्ञान बताने जा रहा हूँ। मतलब आप कोई भी एग्जाम में मेमोरी से टॉपिक से अगर कोई एक क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी बात करें किसका, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला है ब्लू रे डिस्क, फिर है CD-ROM, CDR और CDRW और लास्ट क्या है DVD, ठीक है। अब तो ये तो हो गई दूसरा पार्ट के बारे में। तीसरा भाग देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का। तीसरा भाग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला है पेन ड्राइव और दूसरा क्या है चिप, या इसी को बोलते हैं मेमोरी कार्ड, ठीक है। या पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लैश मेमोरी या पेन ड्राइव, और इसका दूसरा भाग क्या है, मेमोरी कार्ड या चिप, ठीक है। तो ये तो रही हमारा
किसका, मेमोरी का वर्गीकरण। तो हम पार्ट 1 में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा इतना, जैसे मैं यहाँ पे देखो सर्कल कर रहा हूँ, है ना, और डायरेक्ट मेमोरी को एक भाग में, मतलब हम यहाँ पे पहले में क्या करने वाले हैं, देखिए प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में क्रमानुसार और मैग्नेटिक टैप तक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का एक पार्ट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी थोड़ा ज़्यादा है, तो इतने को पूरा पार्ट 2 में ले लेते हैं और इतने को ही हम क्या करते हैं, पार्ट 1 में लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, देखिए वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रहता है। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे किससे संपर्क रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रहता है या रखता है, तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। हर टाइम क्या होता है, वो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। इज इट क्लियर? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी क्या होगा, वह मेमोरी जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट मीन्स CPU, क्लियर है। ऐसा मेमोरी जो डायरेक्ट किससे संपर्क रहता है, CPU से संपर्क रखता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहेंगे। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे भाग में बटी होती है, मतलब जो मुख्य मेमोरी है या प्राथमिक मेमोरी है वो बहुत सारे भागों में बटी होगी, उसी को ही क्या कहते हैं, लोकेशन या सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बाइट जिसे वर्थ लेंथ कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक लोकेशन में क्या होगा, एक निश्चित बिट होती है जिसे क्या कहते हैं, बर्थ लेंथ कहा जाता है और स्टोर की जा सकती है, ठीक है। उसे ही क्या किया जा सकता है, वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ कितना होता है, 8, 16, 32, 64 बीट की हो सकती है। जैसे हम लोग नॉर्मली जब कोई भी चीज़ को मेमोरी खरीदते हैं क्या होता है, 2 GB, 3 GB, 4 GB, है ना, इस टाइप से होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 8 GB या 32 GB या 64 GB, ठीक है। 8 GB, 16 GB, 32 GB और 64 GB, इस टाइप से होती है। प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है पर इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी की जो गति है वो क्या होती है, तीव्र होती है, मतलब वो फास्ट चलती है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो क्या होती है, सीमित होती है। जैसे मान लो हम कोई कंप्यूटर लिए, अब बोल दिए कंप्यूटर में कितना है, 4 GB इसका रैम है, तो 4 GB तक ही उसका सीमित, मतलब फिक्स कर दिए, 4 GB से ज़्यादा वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। मतलब क्या होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। मतलब पहले जो बनाने वाला है उन्होंने जो डाल दिया वही उसका स्टोरेज रहेगा, ठीक है। और इसका कीमत भी क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी की कीमत भी क्या होती है, अधिक होती है, थोड़ी सी महंगी होती है। प्राथमिक मेमोरी सामान्यतः अस्थायी मेमोरी होता है। प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, अस्थायी मेमोरी होता है। कंप्यूटर के विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें स्टोर डाटा समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस कंप्यूटर का विद्युत क्या हो जाएगा, सप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, बंद हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी डाटा यहाँ पे स्टोर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। हमने अभी जब क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन में हमने अभी किया भी था, क्या किया था क्लासिफिकेशन में, मैं आप एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या दिखे थे, स्थायी मेमोरी में रोम, प्रॉम, ई प्रॉम, है ना, ई प्रॉम। उसके बाद क्या था, देखो चुंबक, इसमें रैम, डायनेमिक रैम, ये सब किसका प्रकार था, ये सब किसका प्रकार था, प्राथमिक का था, है ना। तो अभी हम यही देख रहे थे, देखिए कहाँ गया, यहाँ से, है ना, 1 मिनट। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी के क्या है, उदाहरण है। तो ये सब हम तो हो गया प्राथमिक मेमोरी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें और लोकेशन के डाटा संग्रहित करने को लिखना तथा लोकेशन में डाटा प्राप्त करने को क्या कहते हैं, पढ़ना। भाई पढ़ना और लिखना कंप्यूटर में क्या, ध्यान सुनिए, लोकेशन में डाटा संग्रहित करना, कोई भी लोकेशन दे दिए वहाँ पे हम क्या करें, डाटा को इकट्ठा करें, तो वो क्या हो जाएगा, लिखना कहलाएगा। जैसे हम लिखते हैं ना पेन में, तो पेन से हम कॉपी में लिख रहे हो, क्या है, लिखना। अब हम उसे मुंह से बोल बोल के पढ़ते हैं, मतलब पढ़ना। तो यहाँ पे कंप्यूटर में लिखना और पढ़ना क्या होगा, समझिए।
कोई भी हम लोकेशन में क्या करेंगे, डाटा को संग्रहित करें, मतलब सेव कर रहे हैं मेमोरी में, तो वो क्या हो जाएगा, लिखना होगा। और उससे जो डाटा है, जो लोकेशन से हम प्राप्त करेंगे उस डाटा को, वो क्या कहलाएगा, पढ़ना कहलाता है, या इसी को पढ़ना कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक होगी या फिर क्या हो जाएगी, सेमीकंडक्टर। ठीक है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी में इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी होता है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। जो सिलिकॉन चिप से बने होते हैं, हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि जो मेमोरी होती है वो किससे बनी होती है, सिलिकॉन के चिप से बनी होती है। इसके विकास का श्रेय जे.एस. किल्वी को जाता है। ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी के विकास का श्रेय किसे जाता है, जे.एस. किल्वी को जाता है। ठीक है। इन्होंने ही सिलिकॉन चिप से बने मेमोरी का आविष्कार किया। सिलिकॉन चिप मेमोरी मुख्यतः गैलिनियम आर्सेनाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, और ये इसमें जो खनिज यूज होता है वो क्या है, गैलिनियम और आर्सेनाइड है। ठीक है। उसके बाद देखिए द्वितीयक मेमोरी, हमने प्राथमिक मेमोरी के बारे में ये पढ़ लिया। द्वितीयक मेमोरी क्या होता है पहले जान लेते हैं। द्वितीयक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतः सामान्य सिस्टम के बाहर स्थित होता है। इसे स्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। जो द्वितीयक मेमोरी होता है उसे ही क्या कहा जाता है, परमानेंट मेमोरी या स्थायी मेमोरी कहा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है। और जो द्वितीयक मेमोरी है उसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, असीमित, उसका कोई लिमिट नहीं है। सामने वाला जितना चाहे उसमें क्या कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परंतु डाटा ट्रांसफ़र की गति क्या होती है, धीमी होती है। हाँ, लेकिन कंपेयर करें हम प्राथमिक मेमोरी से, तो इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, इसकी गति क्या होती है, कंपेयर टू फर्स्ट मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, उसकी जो गति है वो क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। द्वितीयक मेमोरी का यूज़ किसके लिए किया जाता है, बैकअप डाटा। जैसे द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण हम पढ़े हैं पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव का यूज़ हम क्या किस लिए करते हैं, आप लोग सभी करते हैं पेन ड्राइव का यूज़, बताइए क्यों करते हैं पेन ड्राइव का यूज़, बताइए, सोचिए थोड़ा सा, पेन ड्राइव का यूज़ क्यों करते हैं भाई, हमारे पास कोई डाटा है उसको हम बैकअप बना के रखने का, ताकि हम दूसरे सिस्टम में कहीं भी हम उसको चालू कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, द्वितीयक मेमोरी का यूज़ करते हैं, है ना। सहायक मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है। जो सहायक मेमोरी होती है वो क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है, जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है। और जो सहायक मेमोरी होती है वो क्या होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है, चाहे लाइट बंद हो कुछ भी हो, वहाँ पे जो डाटा है वो जैसे का तैसा बना रहता है। ठीक है। आगे देखिए टिप्स। अब हम यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी पढ़े। अब हमारा ये इस वीडियो का टिप्स नंबर 1 आपके लिए है। ठीक है। टिप्स नंबर 1 आपके लिए क्या है, देखते हैं। मेमोरी में वर्ड लेंथ जितने अधिक बीट का होगा, कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण की गति उतनी ही अधिक होगी। मतलब मेमोरी जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा मतलब जितना ज़्यादा वो उसके संग्रहण शक्ति जितना अधिक होगा, कंप्यूटर में डाटा का स्थानांतरण की गति भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। जितना ज़्यादा उसका स्टोरेज क्षमता होगा उतना फास्ट वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ़र का काम होगा। अतः किसी मशीन में वर्ड लेंथ बड़ा कर देने पर उसकी गति क्या हो जाती है, बड़ा हो जाती है। जैसे आप पहले क्या होता था, कंप्यूटर आता था बहुत ही कम स्टोरेज क्षमता होती, जैसे मुश्किल से 500 MB 600 MB का ऐसा कुछ रहता था, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होती थी और जो कंप्यूटर वो बहुत धीमे धीमे चलता था। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट होते गया, उसकी जो रैम है या रोम है उसको क्या करते गया, बढ़ाते गया। ठीक है। तो 500 से वो अब MB किस में आने लगा, वो GB में आने लगा। ठीक है। जिससे क्या होती है, जितना अधिक उसकी स्टोरेज क्षमता होती है उससे उस सिस्टम की जो गति है वो उतना ही फास्ट होता है। वर्ड लेंथ की तुलना सड़क से की जा सकती है। वर्ड लेंथ की तुलना किससे की जा सकती है, सड़क से। सड़क जितनी चौड़ी होगी गति उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। जैसे भाई हाईवे में क्या करती है, गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है। वैसे ही अगर मान लो हम क्या करते हैं, एक पतला सा रोड है ऐसा, तो पतला सा रोड है क्या होगा, जो भी वहाँ पे सवारी करने वाला या जो भी वहाँ पे चलने वाला क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। लेकिन वहीं पे अब जो रोड है वो क्या है, चौड़ीकरण हो गया है, मतलब नेशनल हाईवे में पहुंच गए। तो नेशनल हाईवे में आप जानते ही हैं गाड़ी का स्पीड कैसे होगा। कंपेयर करें नेशनल हाईवे और अपने गांव या गली, अपने मोहल्ले की गली को देखिए। मोहल्ले की गली में अगर कोई कार गुजरे तो कितने स्पीड से गुजरेगा, और कोई
कार उसी को नेशनल हाईवे में गुजारे तो कितने स्पीड से गुजरेगा। आप समझदार है, समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका टिप्स नंबर 1 आज का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्थायी या अस्थायी मेमोरी। ठीक है, स्थायी या अस्थायी मेमोरी। हमने अभी पढ़ रहा था प्राथमिक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी में 3 प्रकार बांटे गए, बताया मैंने, स्थायी, कैश और अस्थायी। तो अभी हम देख लेते हैं स्थायी और अस्थायी। स्थायी क्या होगा और अस्थायी क्या होगा, है ना। वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है, स्थिर रहता है, स्थायी मेमोरी कहलाता है। ठीक है, ऐसा मेमोरी जिसमें क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम में लाइट चले भी गया तो भी क्या होगा, वहाँ पे जो भी डाटा है वो क्या होगा, जैसे तैसा बना रहेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, स्थायी मेमोरी। इज इट क्लियर। दूसरी तरफ जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर संग्रहित डाटा ना हो जाता है, संग्रहित डाटा क्या होगा, वहाँ पे संग्रहित नहीं होगा, मतलब जो भी डाटा वहाँ पे स्टोर करेंगे वो संग्रहित नहीं होगा, अस्थायी या अस्थिर मेमोरी कहेंगे। ठीक है, तो स्थायी और अस्थायी बहुत ही ईजी है, समझ ले एक बार। अस्थायी क्या होगा, अस्थायी क्या होगा पहले देख लीजिए। अस्थायी में क्या होगा, लाइट बंद कर दिए कंप्यूटर का, जो भी डाटा है वो पूरा क्या होगा, डिलीट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स अस्थायी मेमोरी। अब दूसरी तरफ स्थायी मेमोरी क्या हो जाएगा, स्थायी मेमोरी क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का लाइट बंद हो गया है ना, या कंप्यूटर बंद हो गया, जो भी वहाँ पे डेटा है वो जैसे तैसा वहाँ पे सेव रहेगा, ये क्या हो जाएगा, स्थायी मेमोरी। इज इट क्लियर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी अस्थायी होता है, जबकि सहायक मेमोरी क्या होता है, स्थायी मेमोरी होती है। जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, और सामान्यतः पूरे जगह ये लागू नहीं होता। ठीक है, और जो द्वितीयक मेमोरी होती है या सहायक मेमोरी होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है। जैसे रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी, या इसी बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। इसका ये रीड है ना, रोम रीड है, इसका अपवाद है। ठीक है, बस रोम इसका अपवाद है, रोम क्या है, इसका अपवाद है, इसमें जस्ट उल्टा होता है, जो एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रैंडम या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रैंडम या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं रैंडम या सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी में डाटा अलग अलग स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, मेमोरी में क्या होता है, हम अलग अलग अपने ज़रूरत के हिसाब से या हम जिसको ढूंढ पाएँ उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर क्या करते हैं, डाटा को सेव करते जाते हैं। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी डाटा हो उसको हम क्या करें, कहीं पे सेव करें तो समय एक जैसा लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी सामान्यतः रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। प्राथमिक या जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। रजिस्टर कैश मेमोरी रोम तथा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि किसी मेमोरी के डाटा को क्रम अनुसार एक के बाद एक कर पढ़ा जा सके तो उसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है, एक के बाद एक, ध्यान से सुनिए, यदि किसी मेमोरी के डाटा को क्रम अनुसार एक के बाद एक कर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, एक के बाद एक कर के ही क्या कर सकते हैं, हम उसको पढ़ा सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सीक्वेंशियल मेमोरी कहेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक टैब सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है। जो मैग्नेटिक टैब है, अब मैग्नेटिक टैब क्या होता है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, पहले जमाने में आप जैसे कैसेट देखे थे, रील वाला कैसेट, उसी को मैग्नेटिक टैब बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही है आगे, और मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में किसी भी लोकेशन पर स्थित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में लगा समय बराबर तो नहीं होता, पर लगभग एक समान होता है। ठीक है, समय बराबर एकदम एग्जैक्ट बराबर तो नहीं होगा, लेकिन लगभग क्या होता है, वो एक समान होता है। इससे किसी भी लोकेशन तक सीधे पहुंचा जा सकता है। अतः इन्हें 6 रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण है। हमने क्लासिफिकेशन में देखा भी था। ठीक है, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, दूसरा है स्थायी मेमोरी। दूसरा क्या है, स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी किसका ही है, किसका पार्ट है,
प्राथमिक मेमोरी का ही पार्ट है स्थायी मेमोरी की, है ना। तो स्थायी मेमोरी क्या होता है, देखिए यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो भी संग्रहित डाटा है या सूचना है उसको क्या नहीं कर सकते हम, नष्ट नहीं कर सकते, तथा उन्हें बदलना भी नहीं जा सकता और उसे हम बदल भी नहीं सकते, ठीक है। किसको, रीड ऑनली मेमोरी को, रीड ऑनली मेमोरी को हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। रोम को सूचनाओं निर्माण के समय भी भर दी जाती है। जो रोम होती है मतलब रीड ऑनली मेमोरी है, उसको जब कंप्यूटर बनाते हैं उसी टाइम में ही क्या कर दिया जाता है, उसको पूरा फुल भर दिया जाता है, ठीक है। तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, कंप्यूटर से भी उसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, इसलिए इसका नाम रीड ऑनली मेमोरी है। रीड दैट मीन्स पढ़ना, ऑनली मतलब केवल, ठीक है, और मेमोरी मतलब मेमोरी, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकता है, ठीक है। इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। रोम को कंप्यूटर का बिल्ट के इन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। जो रोम है या जो रीड ऑनली मेमोरी है उसे कंप्यूटर का बिल्ट मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम में सूचना बनी रहती है। अब हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो भी क्या होगी, रोम में क्या होगी, सूचना जो है वो बनी रहेगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं रोम, ये इसी को बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। अभी हमें पढ़ रहे थे ना, तो रीड ऑनली मेमोरी कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। मैंने जब क्लासिफिकेशन करा तो उस टाइम बताया था, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे, ठीक है। 4 भागों में क्या क्या बांटा गया था, पहला क्या बताया था मैंने, बताइए, स्थाई मेमोरी को, स्थाई मेमोरी को 4 भागों में बांटा गया था। पहला है रोम, फिर प्रोम, फिर ई प्रोम और उसके बाद क्या है, डबल ई प्रोम, है ना। तो देखते हैं इसको। रोम रीड ऑनली मेमोरी, यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसका संग्रहित डाटा को सूचनाओं को स्वयं नष्ट नहीं होती, ठीक है। जो भी संग्रहित डाटा व सूचनाएं वो स्वयं से नष्ट नहीं होती तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती है। जो रोम में सूचना है वो कंप्यूटर बनाने के टाइम ही भर दिया जाता है तथा कंप्यूटर केवल इसे क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। हमने अभी इससे पहले और देखा है ना इसको, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए इसको रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। रोम को कंप्यूटर का बिल्ट के लिए इन भी क्या मेमोरी भी कहते हैं, बिल्ट मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर में सप्लाई बंद करने पर रोम से क्या होगी, सूचनाएं बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। रोम का और दूसरा नाम क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। किसको, रोम को, इसी को रीड ऑनली मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। रोम का प्रयोग स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक स्टोर किया जाता है। रोम में बायोस, ठीक है, बायोस मतलब हमने पढ़ा है बेसिक इनपुट आउटपुट सूचना, जैसे इंस्ट्रक्शन सेट तथा सिस्टम बूट प्रोग्राम सिस्टम होता है जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट प्रोग्राम चलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आज के लिए हम आपके लिए टिप्स लेके आए हैं। टिप्स हमारे पास है रोम से संबंधित, तो ध्यान से समझिएगा। रोम में प्रोग्राम या डाटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। किसके डाली जाता है, फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। एक बार डाटा भर देने पर फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है और एक बार जैसे ही डाटा भर गया उस फ्यूज लिंक को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। जैसे शहंशाह ने क्या किया था, जो कारीगर का हाथ काट दिया था, जो ताजमहल बनाया था, उस वैसी क्या कहते हैं, रोम में जो फ्यूज लिंक है उसको क्या कर दिया, एक बार डाटा भर दिया तो उसके बाद वो नेक्स्ट काम नहीं करने उसको जला देते हैं, ठीक है, ताकि डाटा को बदला ना जा सके। क्यों जलाते हैं, ताकि जो भी डाटा वहाँ पे स्टोर किए गए हैं उसको बदला ना जा सके। इसी कारण रोम में डाटा डालने को जलाना या बर्निंग इन द डाटा कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी हम जो सीडी कैसेट होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, सीडी कैसेट में हम क्या करते हैं भाई, कोई भी डेटा को डालते हैं तो उसको क्या क्या करते हैं, बर्न करो ऐसे बोलते हैं ना, जलाना, ठीक है, इसलिए उसको जलाना कहते हैं, ठीक है, बर्न इन डाटा कहते हैं। किसको, जो रोम में हम जो भी डेटा हम वहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे उसको, ठीक है। जिससे क्या होगा, हम एक बार उसको बर्न कर दिए मतलब उसमें दोबारा और चेंजेस नहीं किया जा सकता और दोबारा हम उसमें सेव कोई दूसरी चीज़ को और सेव नहीं कर सकते। एक बार जो सेव हो गया वो हो गया, एक बार यूज़ हो गया, एक बार बर्न हो गया तो दोबारा से हम उसमें और दूसरे चीज़ को नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये आज का टिप्स है आपके लिए, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोम।
दूसरा नंबर हमारा क्या था स्थायी मेमोरी में, दूसरा नंबर था प्रॉम। तो प्रॉम का फुल फॉर्म हो जाता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। यह एक विशेष प्रकार का रोम है। प्रॉम क्या है, ये एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जाता है। प्रॉम में हजारों डायोड होते हैं जिन्हें उच्च वोल्टेज की फ्यूज कर वांछित सूचना रिकॉर्ड की जाती है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह ही व्यवहार करता है, ठीक है। मतलब जो प्रॉम है, प्रॉम में भी क्या करते हैं, जैसे एक बार कोई भी सूचना को डाल दिए, यहाँ पे चित्र आप देख पा रहे हैं, एक बार कोई सूचना को डाल दिए उसके बाद दोबारा इसमें भी चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो भी रोम जैसे रीड ऑनली मेमोरी जैसे व्यवहार करने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास तीसरा नंबर था ई प्रॉम। ई प्रॉम क्या होता है देखिए, इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी किरणें की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिया जाता है। इसके लिए ई प्रॉम को सर्किट से निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रा वायलेट ई प्रॉम भी कहा जाता है, ठीक है। ई प्रॉम को और क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है, अल्ट्रा प्रॉम के नाम से भी जाना जाता है, अल्ट्रा प्रॉम कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, आपको अगर कहीं पर डाउट होगा तो क्लियर हो जाए। जो ई प्रॉम है उसमें पराबैंगनी किरणों की सहायता से गुजारने वाले प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब जो पराबैंगनी किरणें की सहायता से पुराने प्रोग्राम को जो पुराने प्रोग्राम आप स्टोर हैं उसको हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ठीक है। किसमें, रोम में। लेकिन हमने ई प्रॉम में, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि भाई इसमें एक बार जो भी डेटा चले गई उसमें हम दोबारा कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ई प्रॉम में पराबैंगनी किरणों को उससे गुजार कर हम उसको हटा सकते हैं और नया वहाँ पे जो भी हमारे पास स्टोरेज करने के लिए उसको हम वहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसे अल्ट्रा वायलेट ई प्रॉम भी कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, और अल्ट्रा वायलेट ई प्रॉम, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं डबल ई प्रॉम। अब डबल ई प्रॉम से क्या समझ रहे हैं, देखिए डबल ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो इस तरह के रोम को सर्किट से निकालने बिना इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधानों में किया जाता है, ठीक है। अब ई प्रॉम में क्या कर रहे हैं, रोम को सर्किट से निकाल दो बोल रहे हैं। रोम को किससे निकाल दो, सर्किट से, है ना। रोम को सर्किट से निकाले बिना, तो निकालना नहीं है, जो रोम है उसको किस में रहने देना है, सर्किट में रहने देना है। इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है डबल ई प्रॉम। आगे देखिए, इसी में देखिए अभी, और वर्तमान में सहायक मेमोरी के रूप में ई प्रॉम का उपयोग बढ़ रहा है। इसे फ्लैक्स मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। पेन ड्राइव इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। पेन ड्राइव जो होता है वो उसका क्या है, बहुत ही सिंपल और अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रयोग अनेक आधुनिक युक्तियों जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन आदि से किया जा सकता है। यह एक मस्ती युक्ति है तथा इसमें विभिन्न परिस्थितियों में भी डाटा को सुरक्षित रखने की क्षमता है। फ्लैक्स मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें रोम तथा रैम दोनों की विशेष मौजूद है, ठीक है। दोनों की क्या है, विशेषताएं क्या है, मौजूद है। आगे देखिए, रैम अगला है हमारा क्या है, रैम। तो अब यहाँ पे रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं, एक मिनट, चलिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को रैंडम या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है देख लेते हैं। रैम माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी है। रैम जो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट से बना एक तीव्र
सेमीकंडक्टर है। इसमें डाटा एकत्र टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो इसमें क्या है, डाटा का जो एक्सेस टाइम है वो डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। तात्पर्य यह है कि सूचना रैम में चाहे जहाँ भी स्थित हो उसे पढ़ने के लिए एक समान समय लगता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह एक अस्थायी है। ठीक है, यह एक अस्थायी मेमोरी है जहाँ डाटा और सूचनाओं को जहाँ डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। ठीक है, कहाँ पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर। ठीक है, जिसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। जो भी यहाँ पे सूचना संग्रहित होती है उसको बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंप्यूटर को बंद कर दिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रैम में जो भी चीज़ संग्रहित है वो सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्रोग्रामिंग से पहले डाटा तथा अनुदेशों को सहायक मेमोरी में लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू रैम से ही डाटा प्राप्त करता है। सीपीयू किससे डाटा प्राप्त करता है, रैम से ही डाटा प्राप्त करेगा। ठीक है, प्रोसेस के बाद अंतिम तथा अंतरिम परिणाम को अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसी कारण रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी क्या है, रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इसी में देखिए अभी और एक मिनट है ना। आजकल बाजार में उपलब्ध रैम की क्षमता जीबी में मापी जाती है। पहले क्या होता था, एमबी में मापा जाता था। किस में मापा जाता था, एमबी में। लेकिन जब से क्या हुआ है, जियो आया है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ा दिया गया, इसके रैम को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का रैम बढ़ गया है, जो खपत है वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, मदरबोर्ड में खाली स्लॉट में रैम चिप्स लगाकर मेमोरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इन रैम चिप को मदरबोर्ड बने सिस्टम में लगाया जाता है। वर्तमान में DIMMS डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल पर प्रयोग किया जा रहा है। SIMM जहां 32 बिट मेमोरी है, वहीं DIMM 64 बिट मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, इसमें रैम को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। रैम को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, हमने अभी पढ़ा। पहला क्या है, डायनेमिक रैम, एंड सेकंड इज स्टैटिक रैम। फर्स्ट इज डायनेमिक रैम एंड दूसरा क्या है, स्टैटिक्स रैम। ठीक, अब आगे देखते हैं डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम में डाटा बनाए रखने के लिए उसे एक सेकंड में सैकड़ों बार, ठीक है, या सैकड़ों बार रीराइट या रिफ्रेश करना पड़ता है। जबकि स्टैटिक्स रैम को बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैटिक्स रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा अगले बार कंप्यूटर ऑन होने पर तक सुरक्षित रहेगा। ठीक है, हम अगर धोखे से कभी बंद कर दिए या लाइट चले गई तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो सुरक्षित मेमोरी में रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी में डाटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डाटा प्रोग्रेस की गति से काफ़ी अधिक होती है। मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध को दूर करने के लिए अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अंतराल तीव्र मेमोरी है, जहां बार बार प्रयोग में जाने के वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में वृद्धि हुई है। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा रहता है। कैश मेमोरी में सीपीयू तक सूचना ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, अतः डाटा स्थानांतरण की गति तेज होती है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार कितना होता है, 256 KB किलोबाइट से 4 MB मेगा से बाइट तक हो सकता है।
ठीक है, तो ये तो रही रैम। और देखते हैं आगे टिप्स, है ना। तो आज का टिप्स है हम आपके लिए लेके आए हैं। टिप्स ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात अंतिम तथा अंतरिम, इंटरमीडिएट और फाइनल परिणामों को रैम में स्टोर करता है। परिणाम रैम एक अस्थायी मेमोरी है, अतः कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने के बाद जो डाटा सहायक मेमोरी में सेव नहीं किया जा गया हो वे नष्ट हो जाते हैं। अतः डाटा नष्ट होने से बचाने के लिए हमें समय समय पर डाटा व परिणामों को सेव करते रहना चाहिए। तो ये हमारा आज का टिप्स नंबर 3 है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम जो द्वितीयक मेमोरी था, है ना। तो द्वितीयक मेमोरी को दो भाग में बांटा गया था। पहला है क्रमानुसार मेमोरी और दूसरा क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो अब पहले हम देखते हैं क्रमानुसार। क्रमानुसार क्या होगा, इसमें वांछित डाटा को निम्नानुसार ही पढ़ा सकता है। इस कारण इस मेमोरी में डाटा को पढ़ने की समय अधिक लगता है। पढ़ने में समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। इस कारण इनका उपयोग ऐसे जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डाटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेरोल, बिजली बिल आदि, ठीक है। आगे बढ़िए। उसके बाद है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आप जानते हो, जैसे बचपन के टाइम में आप लोग यूज़ किए होगे रील वाला टाइप। अभी तो खैर रील वाला टाइप आता नहीं है क्योंकि सब एडवांस में चले गए हैं सभी, है ना। तो पहले ये ऐसा रील लगा रहता था। देखो इस रील में पूरा गाना क्या होता है, रिकॉर्डेड रहता है। इस रील में क्या होता था, पूरा गाना रिकॉर्डेड रहता है। इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टैप कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टैप, ठीक है। यह क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसमें केवल एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती है जिसे विद्युत हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। वैसे जो मैग्नेटिक टेप का स्टोर किए गए डाटा को रिकॉर्ड कहा जाता है। अलग अलग दो डाटा में अंतर करने के लिए उसमें उनके बीच खाली जगह छोड़ दिया जाता है जिसे इंटर रिकॉर्ड्स गैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटर रिकॉर्ड्स गैप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे मैग्नेटिक मेमोरी में ही यह बड़ी मात्रा में, देखिएगा, यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। डाटा को कितनी भी बार लिखा और मिटाया जा सकता है। नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वयं मिट जाता है। मैग्नेटिक टेप द्वारा स्टोर करने का एक सस्ता माध्यम है, अतः इसका प्रयोग विशाल सभा डाटा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। डाटा बैकअप में उपलब्ध डाटा की एक वास्तविक कॉपी बनाकर सुरक्षित रखा जाता है ताकि किसी भी कारण मुख्य डाक के नष्ट हो जाने पर मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है।